एक मिनट इसको इसमें डाल। गुड आफ्टरनून सर। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो अब प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज की आपके लिए? नहीं है सर। सर पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही। हाँ तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डायस्टफ का बता रहे थे। जैसे प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स में ढेर सारे प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास में। तो इस जैसा कि पहले बताया था, जितने भी प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं एक साथ उन सभी को यूज में नहीं लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसिड्स एंड बेस, एसिड के साथ में अगर बेस मिलाएंगे तो क्या रिएक्शन होगी, कोई बताएं? सर वो रिएक्शन हो नहीं पाएगी क्योंकि वो बेस और एसिड मिलते हैं तो सर वो उदासीन हो जाती है प्रक्रिया, मतलब ये भी तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हुई ना। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। आप कैसे कह रहे हो रिएक्शन नहीं हो पाएगी? इसलिए न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, दोनों केमिकल्स एसिड और बेस मिलके आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। इसलिए जितने भी केमिकल्स हैं इनका सिलेक्शन इस पर डिपेंड करता है, डाई कौन सी है, ठीक है, फैब्रिक कौन सा है, कौन सा मेथड या स्टाइल हम यूज ले रहे हैं। सभी केमिकल्स एक साथ में यूज में नहीं लेंगे, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द फैब्रिक क्वालिटी, डाई स्टफ एंड स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग, सुटेबल कंपोनेंट्स आर सेलेक्टेड, ठीक है। ये भी बताया मैंने, सेलेक्टेड इन मेकिंग द प्रिंटिंग पेस्ट। प्रिंटिंग पेस्ट को बनाने में ये यूज में आते हैं। जैसे 15 तरह के डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं, किसी में 2 काम आ रहे हैं, किसी में 5 काम आ रहे हैं, किसी में 6 काम आते हैं।
इसी तरह सभी एक में काम नहीं आएंगे, किसी में भी। ठीक है। नाउ द चॉइस ऑफ ए कंपोनेंट फ्रॉम ए ग्रुप डिपेंड्स ऑन इट्स कंपैटिबिलिटी विद द अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिंटिंग पेस्ट। ये भी इसमें ध्यान में रखने की बात है कि प्रिंटिंग पेस्ट बनाते हैं, एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल के लिए कंपेटेबल हो, मीन्स उसके लिए सुविधाजनक होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक केमिकल ऐसा मिला दिया हमने जो दूसरे के साथ रिएक्शन करके और दोनों कोई तीसरा केमिकल बना दे जो हमारे लिए यूजलेस हो जाए। ठीक है। प्रिंटिंग में जिसका कोई रोल नहीं रहे, बल्कि जो प्रिंट अच्छा होने वाला है वो और बेकार हो जाए, इस तरह का केमिकल हम यूज में नहीं लेंगे इसमें। ठीक है। और 10 starch is used as a thickener for printing direct dyes on cotton fabric, but it is not suitable for printing reactive dyes on cellulosic fabric. Cellulosic fabric के केस में स्टार्च को हम सेल्यूलोजिक फैब्रिक पर जैसे रिएक्टिव डाई है, उस केस में हम स्टार्च को थिकनर की तरह यूज में नहीं ले पाएंगे। ठीक है। क्या रीजन बताया था, कल बताया था ना मैंने इसका, ये बताएं सौरभ पाटिल। सौरभ पाटिल, देखिए अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि आपको अटेंड कर नहीं रहे हैं, केवल फोन करके छोड़ दिए हैं इसको। ठीक है। अमोल आमटे, हेलो। भावेश, भावेश कुमार, हाँ जी सर। बोलिए। क्वेश्चन सर। हेलो। भाई आप ध्यान से सुनिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ जिसको। हाँ सर, सुन रहा हूँ सर। हाँ तो आंसर दो फिर। सर आप वो एक बार क्वेश्चन तो बोल दिया था मैंने, इसका मतलब आप कोई भी ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। रिएक्टिव डाई में अगर हम रिएक्टिव डाई में अगर हम स्टार्च को यूज लेते हैं थिकनर की तरह, तो क्या होगा ये बताइए ना। इसका आंसर क्या है? बोलिए। पता नहीं सर, इसका आइडिया नहीं कुछ। वैभव स्वर्णकार, ये बोलो। यस सर। बोलो क्या आंसर है इसका, बताओ। प्रिंटिंग की होगी ना नो आइडिया। रिएक्टिव डाई पर आपने, रिएक्टिव डाई की प्रिंटिंग कॉटन पे कर लिया आपने लैब में। यस सर। तो बताइए इसका आंसर क्या है। नहीं पता सर। ठीक है सर ओके। रिएक्टिव डाई के केस में अगर हम स्टार्च थिकनर को यूज लेते हैं तो क्या होगा, जो डाई हमारी फैब्रिक पर चढ़नी चाहिए थी वो डाई थिकनर के ऊपर चढ़ जाएगी। रीजन है इसका, दोनों में ही OH ग्रुप है। ठीक है। दोनों में ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है। सेल्यूलोज में OH ग्रुप होता है, स्टार्च में भी OH ग्रुप होता है। डाई फैब्रिक से रिएक्ट करना था, फैब्रिक के बजाय स्टार्च से रिएक्ट कर गई, और उसके बाद में ये डाई जब रिमूव करते हैं तो ये आसानी से रिमूव भी नहीं होगी। मीन्स स्टार्च को या थिकनर को प्रिंटिंग कंप्लीट होने के बाद में रिमूव किया जाता है। ठीक है। ना तो थिकनर आसानी से रिमूव होगा, उसके साथ में अटैच की हुई डाई भी आसानी से रिमूव नहीं होगी, पूरा फैब्रिक हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए स्टार्च को कभी इस केस में यूज में नहीं लिया जाता है जब रिएक्टिव डाई के साथ में कॉटन फैब्रिक हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, तो इसमें फर्स्ट हमारा डाई स्टफ ही है।
ठीक है। प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स में जो फर्स्ट है वो है डाई स्टफ। और डाई स्टफ में क्या है, एक सुटेबल डाई स्टफ जो है वो प्रिंटिंग के लिए कलर प्रोड्यूसिंग होता है, मीन्स कलर देने वाला होता है, कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट या कलरिंग मैटर होता है, वो उसके तौर पर इसको यूज लिया जाता है। हर फैब्रिक के लिए अलग टाइप का डाई स्टफ होता है, ठीक है। हर फाइबर की क्वालिटी के लिए अलग टाइप का डाई स्टफ है। जैसे आपके डायरेक्ट डाई वो आपके कॉटन के लिए, रिएक्टिव डाई कॉटन और वूल के लिए है, आपके एसिड डाई वूल के लिए, सिल्क के लिए और नायलॉन तीनों के लिए इसको यूज में लेते हैं हम, ठीक है। और डिस्पर्स डाई पॉलिस्टर के लिए, बेसिक डाई एक्रिलिक्स के लिए, और इसी तरह कई डाई लेते हैं हम, ठीक है। जूट के लिए भी बेसिक डाई होती है, ठीक है। तो ऐसी कोई डाई नहीं है जो सभी तरह के फाइबर्स के लिए यूज में ले ली जाए। नाउ द केस ऑफ, इन केस ऑफ कलर डिस्चार्ज प्रिंटिंग, द डाई स्टफ should be different categories, because one dye stuff to be discharged while other not. डिस्चार्ज प्रिंटिंग का केस, डिस्चार्ज प्रिंटिंग के केस में क्या होता है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी होती है वो एक डाइड फैब्रिक होती है, ठीक है। कोई डाइड फैब्रिक लेते हैं, उस डाइड फैब्रिक को हम ऐसे केमिकल लगाकर उसका कलर उतारते हैं जो कि उसके कलर के लिए डिस्चार्जेबल एजेंट हो या डिस्चार्जिंग एजेंट हो, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग एजेंट में देखिए रेंगोलाइट सी होता है, ठीक है, सोडियम सल्फोक्सिलेट फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, रेंगोलाइट सी होता है, साथ में आपके स्टेनस क्लोराइड होता है। ये कुछ डिस्चार्जिंग एजेंट है। इन डिस्चार्जिंग एजेंट्स हैं फैब्रिक के ऊपर जो किया हुआ कलर है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब दो तरह की डिस्चार्ज प्रिंटिंग होती है, वाइट डिस्चार्ज और कलर डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज के अंदर फैब्रिक का केवल कलर उतारते हैं, वो वाइट हो जाता है, इट मींस डाइड ग्राउंड इसमें वाइट दिखता है, दैट इज वाइट डिस्चार्ज प्रिंटिंग। जबकि कलर डिस्चार्ज प्रिंटिंग में वाइट फैब्रिक का कलर उतारने के बाद उसके ऊपर कोई दूसरा कलर चढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे रेड कलर का कोई फैब्रिक डाई किया हुआ है, पर्टिकुलर जगह पर जहां पर डिजाइन है उस जगह पर वाइट डिस्चार्जिंग एजेंट यूज लेते हैं, तो कलर उसका रिमूव हो जाता है, मींस उस पर्टिकुलर जगह पर ग्राउंड रेड होने के साथ साथ जो डिजाइन है वो व्हाइट में आएगी, ठीक है। उसी समय उस पर अगर हम ब्लू कलर कर देते हैं, दैट इज ब्लू कलर का डिजाइन हो जाएगा, मींस कलर डिस्चार्ज प्रिंट मींस ब्लू कलर डिस्चार्ज ऑन रेड ग्राउंड, ठीक है। ब्लू कलर डिस्चार्ज प्रिंट ऑन रेड ग्राउंड, ठीक है। तो ये इस तरह से कलर डिस्चार्ज प्रिंटिंग होती है, जिसमें कलर फैब्रिक का कलर रिमूव करते हैं, साइमल्टेनियसली दूसरा कलर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, दैट इज कलर डिस्चार्ज प्रिंटिंग, ठीक है। ये स्टाइल है, इसके बारे में आगे हम बताएंगे, ठीक है। बाकी कुछ क्वेरी हो तो पूछिए। ये पेस्ट के साथ ही करते हैं, अलग से करते हैं? बिल्कुल पेस्ट के साथ में ही मिलाते हैं। जो दूसरा कलर अप्लाई करते हैं वो, ओके सर। प्रिंटिंग पेस्ट के साथ में ही दूसरा कलर भी मिलाते हैं। तो देखिए इसमें जो ग्राउंड कलर है वो इस तरह का लेते हैं जो कि डिस्चार्जेबल, जो भी डिस्चार्जिंग एजेंट ले रहे हैं उससे ग्राउंड का कलर रिमूव होना चाहिए, लेकिन साथ में ही जो कलर हमें अप्लाई करना है वो कलर अनअफेक्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रेड कलर का रेड कलर का आपका ग्राउंड है एजोइक डाई का, और उसके ऊपर हमें
ब्लू कलर देना है, तो रेड कलर के साथ में ब्लू कलर जो होगा, ब्लू कलर वो वेट डाई का होगा, ठीक है। तो वेट डाई को आसानी से कोई डिस्चार्जिंग एजेंट डिस्चार्ज कर नहीं सकता, ठीक है। इसलिए एजोइक कलर पूरे ग्राउंड में होगा और डिजाइन में जो है वो वेट कलर होगा, ठीक है। तो ये डाई के सिलेक्शन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारा जो कलर डिस्चार्ज कलर की जगह लेने वाला है वो कलर डिस्चार्जिंग एजेंट से अफेक्ट नहीं हो। इस बात को आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए, ठीक। नाउ दो तरह की डाइज होती है आपकी, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल डाइज। तो स्टूडेंट कुछ वाटर इनसोल्यूबल डाइज, संकेत कुछ आता है? संकेत ज्वाइन कर रहा है? यस सर, यस सर। हाँ बोलिए जरा, कुछ वाटर सोल्यूबल डाइज के नाम बताइए। वाटर सोल्यूबल सर डायरेक्ट डाई है सर। और सर आइडिया नहीं है सर। बस, और आइडिया नहीं है, ठीक है। पवन पुरोहित। यस सर। हाँ बोलिए। वाटर सोल्यूबल सर, डायरेक्ट हो गई सोल्यूबल डाइज के एग्जांपल दीजिए सर। बेसिक डाइज एसिड डाइज हो गई, हमारी डायरेक्ट डाई हो गई। और इनसोल्यूबल में सर वेट डाई, सल्फर डाई। वेट डाई, सल्फर डाई, ठीक है, ओके। तो दो तरह की डाइज होती है, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल डाइज। तो वाटर सोल्यूबल डाइज इजीली स्ट्रिप आउट हो जाती है, मीन्स डाई कर देने के बाद भी फैब्रिक से थोड़ा बहुत ये निकलती भी, ठीक है। जबकि जब इनको हम गर्म पानी से ट्रीट करते हैं, ठीक है। जबकि वाटर इनसोल्यूबल डाइज जो होती है वो परमानेंट डाई होती है, ये आसानी से स्ट्रिप नहीं होती है, ठीक है। अब different classes of dyes possesses different fastness properties to various extent. Even dyes belonging to the same class have widely varying fastness properties. ये fastness properties की बात की है इन्होंने, ठीक है। डिफरेंट अलग अलग टाइप की जो डाइज हैं उनकी प्रॉपर्टी, फास्टनेस प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो फास्टनेस प्रॉपर्टीज के बारे में कौन बताएंगे? नीलाक्षी। नीलाक्षी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर बोलिए। हाँ बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय फास्टनेस ऑफ अ डाई? व्हाट डू यू मीन बाय फास्टनेस ऑफ अ डाई? सर फास्टनेस ऑफ डाई सर, वॉशिंग रबिंग ये सब करने के बाद जो मतलब कलर जितना फेडिंग होगा सर। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आगे बोलिए। हाँ सर, सर ड्यूरिंग वॉशिंग रबिंग सब्लिमेशन सर जितना भी कलर फेड होगा उसको। हाँ कलर फेड होगा तो क्या हुआ? बट ड्यूरिंग वॉशिंग रबिंग इसके टाइम में अगर फेड हो गया कलर, आगे बोलिए ना, इसमें क्या होगा? सर उसको सर ग्रे स्केल के देखा जाएगा कितना फेड हुआ उसको सर फास्टनेस। हाँ ठीक है, कंक्लूजन बोलिए। ग्रे स्केल के थ्रू देख लिया हमने, फिर क्या हुआ? सर देखने के बाद पता चलेगा कितना कलर फेड हुआ, तो उसके हिसाब से सर उसको नंबरिंग करके पता चलेगा सर। ये असेसमेंट का मेथड हुआ ना। ग्रे स्केल के जगह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी यूज लेते हैं, ठीक है। ग्रे स्केल से देखना नहीं देखना वो बहुत बात का बात है, ठीक है। एट फर्स्ट तो आप ये बताइए करने क्या जा रहे हैं इसके, इन सब के थ्रू आप क्या करना चाहते हैं?
डाई किया, फिर उसको धोया, फिर उसको रब किया, या सब्लिमेशन हुआ, कलर उतर गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इन सब का कंक्लूजन क्या है ये बताइए ना। सर कपड़े कितना डाई एब्जॉर्ब कर रहे हो वो पता चल जाएगा। तो एग्जॉशन बोलते हैं ना, कपड़ा कितना डाई अब ले रहा है, दैट इज एग्जॉशन, नॉट फास्टनेस। क्लियर? हाँ सर। एनी अदर स्टूडेंट जो इसको क्लियरली बता सकता हो, बोलिए। यस सर सर फास्टनेस एक एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी, मतलब कि वो कितना अपना कलर मेंटेन कर सकता है विदाउट फेडिंग और Without कलर fading. लॉस, मतलब कलर मेंटेन रखना, वो फास्टनेस कहलाती है। तो फास्टनेस जो है वो फैब्रिक की प्रॉपर्टी है या डाई की प्रॉपर्टी है? सर डाई की प्रॉपर्टी है। डाई की है, तो आप फैब्रिक के लिए क्यों बोल रहे हैं कि वो कपड़े वो कलर को रख सकता है या नहीं रख सकता, कितना कलर मेंटेन करके रख सकता है? ये तो फैब्रिक की होगी ना प्रॉपर्टी। सर वो फास्टनेस तो वो हो गई ना, द एबिलिटी ऑफ ए डाई टू मेंटेन द कलर विदाउट फेडिंग और कलर लॉस। जो फास्टनेस तो वही होगी ना सर, फास्टनेस डाई की प्रॉपर्टी है, ठीक है, फैब्रिक हाँ, की सर। नहीं है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, फास्टनेस इज प्रॉपर्टी ऑफ डाई, नॉट फैब्रिक। ठीक है, तो कोई भी डाई डिफरेंट एजेंसीज के टच में आने पर अपना कलर जो है वो फैब्रिक पर रख पाती है या नहीं रख पाती, ये है इसका मतलब। ठीक है, मीन्स कलर ऑफ डाई इज फास्ट। फास्ट का मतलब है स्टेबल। फास्ट का मतलब यहाँ पर स्टेबल से हैं, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, फास्ट मीन्स स्टेबल। किसी भी डाई का कलर फैब्रिक पर डिफरेंट एजेंसीज के कांटेक्ट में आने के बाद स्टेबल रह पाता है या नहीं, दैट इज द फास्टनेस ऑफ डाइस। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझिए, एजेंसी क्या क्या है हमारे पास में, कोई बताइए। एजेंसी, व्हाट आर द एजेंसीज? रबिंग सर, वॉशिंग, सब्लिमेशन, हाँ, वॉशिंग, रबिंग, लाइट फास्टनर, ठीक है, वॉशिंग, रबिंग, लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट, ओके, यस सर, हाँ, हीट, एस्पराइजेशन, सर परस्पिरेशन, परस्पायरेशन भी है, ओके, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट एजेंसीज। इवन ब्लीचिंग, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट्स आर आल्सो द एजेंसीज। डिफरेंट एजेंसीज के कांटेक्ट में आने के बाद डाई अगर स्टेबल रहती है, दैट इज द दिस डाई इज फास्ट टुवर्ड्स द डिफरेंट एजेंसी और पर्टिकुलर एजेंसी। ठीक है, अगर स्टेबल नहीं रह पाता है, कलर उड़ जाता है, मीन्स डाई इज नॉट फास्ट और डाई हैज पुअर फास्टनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसकी ग्रेडिंग हम बीच में देते हैं, मीन्स 2, 3 या 1, बहुत ही पुअर है 1, एक्सीलेंट है 5 या 4। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की मीन्स फास्टनेस का मतलब आपको इसमें यहाँ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि फास्टनेस डाई की प्रॉपर्टी है और फास्टनेस का मतलब सिंपल सा स्टेबल है, द स्टेबिलिटी ऑफ डाइज ऑन द फैब्रिक ड्यूरिंग डिफरेंट एजेंसीज। ठीक है, अब वेट डाइज, सोल्युबलाइज वेट डाइज, रिएक्टिव डाइज, एजोइक डाइज, डायरेक्ट डाइज, एसिड डाइज, मेटल कॉम्प्लेक्स, these are the different dye stuff। एंड देखिए कुछ कलर्स हैं, आपको यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो डाइज हैं और कुछ कलर्स हैं। डाइज में क्या होता है, आपके डाइज वो केमिकल्स हैं फैब्रिक को कलरेशन में यूज आते हैं, जिनमें ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोरिक दोनों ग्रुप होते हैं। दीज आर नोन एज डाइज। ठीक है, एंड colors are colorful
chemicals which simply color the fabric without having these groups. ठीक है, जिनमें आक्सोक्रोम क्रोमोफोरिक ग्रुप नहीं होते हैं, ठीक है, और फैब्रिक को कलर करते हैं, वो इन सिटू भी करते हैं, मीन्स फैब्रिक से कांटेक्ट में आने के बाद में भी उनमें बाद में कलर होता है, कुछ में तो कुछ में पहले हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह कुछ पिगमेंट्स होते हैं, देखिए डाइज हो गए, कलर हो गए, पिगमेंट्स हो गए, ये सभी कलरिंग एजेंट है, फैब्रिक को कलर करने के यूज में आते हैं, ठीक है। जैसे एनिलिन ब्लैक और मिनरल खाकी, ये क्या है, कलर प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक्चुअली आक्सोक्रोम क्रोमोफोरिक ग्रुप इनमें नहीं है, लेकिन ये कलरिंग एजेंट है, फैब्रिक को कलर करने के काम में आते हैं। इनमें कुछ का अलग अलग मेथड होता है, वो आपको जब पढ़ाएंगे इसके बारे में तब बता देंगे, ठीक है। और नाउ अब पिगमेंट्स का देखते हैं। पिगमेंट्स क्या है, कलरिंग मैटर होते हैं या फिर कलरलेस कंपाउंड होते हैं। देखिए कलरलेस भी होते हैं, कलरिंग भी होते हैं। फैब्रिक के साथ में कुछ केमिकल्स अटैच करके अगर इनको हम ऐड करते हैं तो ये कलरफुल सॉल्यूशन बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, जो कि फैब्रिक को डाई करने के काम में आता है, ठीक है। तो पिगमेंट्स आर कलर्ड और कलरलेस सब्सटेंसेस विच आर इनर्ट, जो कि इनर्ट होते हैं, मीन्स रिएक्शन नहीं करते हैं आपस में, ठीक है। एंड insoluble in aqueous and resinous media and having no preferential affinity to the fabric or the material on which they are applied. फैब्रिक के लिए ये जिस मटेरियल के ऊपर ये, हाँ बोलो सर, कलरलेस सब्सटेंट है तो फिर कलरफुल कैसे बनेंगे? ने बताया तो था, कलरलेस सब्सटेंस है, दूसरे केमिकल इसमें ऐड करते हैं तो कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे एजोइक डाई है, एजोइक डाई का नेपथोल का कलर आमतौर पर येलो कलर होता है, कोई सा भी नेपथोल ले लो आप, ज्यादातर जितने भी नेपथोल्स हैं जैसे उसमें येलो सा या कलरलेस कलर होता है उसका, उसमें कोई कलर नहीं होता, लेकिन वो कलर कब देता है? ये क्या नेपथोल डाई किए कभी? हेलो नो सर। नेपथोल डाई की होगी ना, थर्ड ईयर में आ गए अब तो। नो सर। नो सर तो फिर क्लास में रहा करो यार, भाई प्रैक्टिकल क्लासेस ज्वाइन करा करो, सीधी सी बात है, ठीक है। क्लास में रहोगे, कुछ पढ़ोगे, कुछ सीखोगे, तभी तो कुछ सीखोगे। आप क्लास में रहोगे नहीं, फिर डाइज के बारे में हम छोटी मोटी बात बताएंगे, आप कुछ बता नहीं पाओगे। तो नेपथोल डाइज में कलर तभी प्रोड्यूस होता है जब उसका डाइजोटाइजेशन होता है। सबसे पहले नेपथोलेशन करते हैं फैब्रिक का, देन उसके बाद में डाइजोटाइजेशन करते हैं, ठीक है। डाइजोटाइजेशन किया तो क्या होगा, फैब्रिक अपना कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है, कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं। अरे ये आवाज मत करो यार, किसका ये ओपन है भाई? तो कलरलेस पिगमेंट के केस में, कलरलेस पिगमेंट केमिकल्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये मोटी मोटी सी बात इसमें, ठीक है। और पिगमेंट्स की फैब्रिक के लिए और मटेरियल के लिए किसी भी तरह की कोई अफिनिटी नहीं होती है, और न ही डाइज की तरह इनके अंदर क्रोमोफोर और आक्सोक्रोमिक ग्रुप होते हैं इसमें, ठीक है। क्रोमोफोर आक्सोक्रोमिक ग्रुप में कोई भी ग्रुप इसमें नहीं होता है, और दे आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ बाइंडर्स।
जिस तरह हम डाइज के केस में थिकनर यूज लेते हैं, ठीक है, पिगमेंट की प्रिंटिंग के साथ में डिफरेंट टाइप के बाइंडर यूज में लेते हैं, ठीक है, और इनकी लाइट के प्रति इनकी फास्टनेस अच्छी होती है, इसलिए जितने भी लाइट से सनलाइट से एक्सपोज किए जाने वाले आइटम्स होते हैं, जैसे आपके फ्लैक्स हैं या कोई बोर्ड है जिन पर सनलाइट पड़ती रहती है, ठीक है, वो क्या है, पिगमेंट से डाई किए जाते हैं, पिगमेंट से प्रिंट किए जाते हैं। हाँ, ये कौन है? अमन राघव, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर ये पिगमेंट में भी क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम नहीं होते हैं और कलर में भी नहीं होते, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा फिर? जैसे कलर में भी तो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम ग्रुप नहीं होते हैं, तो और ये पिगमेंट में भी यही है। हाँ, पिगमेंट में भी यही है, तो क्या डिफरेंस? तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे वार्निश होता है, ठीक है ना, आपने वार्निश देखा है? वार्निश क्या? वार्निश है, पेंट्स हैं जो दीपावली पे घरों में पोतते हैं, अभी एशियन पेंट्स हैं, ये सब क्या है? ये पिगमेंट्स हैं, ठीक है, कलरिंग मैटर है, ठीक है, आप इनको कलर कह दो, पिगमेंट कह दो, बात एक ही, लेकिन इनमें क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम नहीं होते हैं। हल्दी का कलर है, उसको क्या कहोगे आप? डाई कहोगे, पिगमेंट कहोगे? बोलो जरा। सर हल्दी के, हाँ, हल्दी का कलर आता है ना, पीला रंग होता है उसका। यस सर। बोलो क्या है ये? सर वो तो कलर है ना। कलर है, उसको वार्निश या पेंट तो नहीं बोल सकते हैं। नहीं सर। तो अंतर समझ में आया थोड़ा? यस सर। हल्दी का कलर है, ठीक है, या किसी और जैसे हर्ब्स का कलर है, वो क्या है? ये सिंपली कलर है, इनको हम वार्निश नहीं बोल सकते। अब इसको डाई भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही ग्रुप नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल सहित बता दिया आपको। अरे बोलिए यस या नो? यस सर, यस सर, ओके सर। तो इसके अलावा भी कुछ और इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ नेचुरल कलर्स होते हैं, जैसे आपके अभी नाम लिया हमने हल्दी का। नेचुरल कलर्स में ये क्या है, ज्यादातर एजोइक टाइप से कलर किए जाते हैं, जैसे आपके हल्दी है, मेहंदी है, और प्याज के छिलके का कलर है, ठीक है। ये क्या है, फैब्रिक को डाई करने के बाद में किसी न किसी मोर्डेंट के साथ में ट्रीट किया जाता है, ठीक है, मोर्डेंटिंग करना बोलते हैं उसको। तो मोर्डेंटिंग से ट्रीट करने से क्या होता है, फैब्रिक पर फिक्स होता है और डिफरेंट कलर देता है। जैसे आपके कॉटन फैब्रिक हल्दी के कलर से डाई किया, और उसके बाद में उसको हम एलम से ट्रीट करेंगे, उसका कलर कुछ अलग आएगा। लाइम से करेंगे, रेड कलर आएगा, ठीक है। और उसी को हम अमोनियम फास्फेट या सोडियम फिटकरी है, उससे कलर ट्रीट करेंगे, कुछ अलग कलर आएगा। या फिर कॉपर सल्फेट से ट्रीट करेंगे, कुछ अलग कलर आएगा। तो डिफरेंट टाइप के मोर्डेंट के साथ एक ही चीज अलग अलग कलर देती है, ठीक है। और पिगमेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो पिगमेंट्स जो है बाइंडर की हेल्प से अप्लाई किए जाते हैं। फास्टनेस प्रॉपर्टी इनकी लाइट के लिए अच्छी होती है। कुछ एग्जांपल्स ये देख लीजिए, एक्रामाइन कलर्स, एक्रोन कलर्स, इम्पेरोन कलर्स और टिनोलाइट कलर्स होते हैं। और मेटल पाउडर में जैसे गोल्ड और सिल्वर इफेक्ट देने के लिए आपके कॉपर का पाउडर होता है और एल्युमिनियम का पाउडर होता है, ठीक है। ये सभी क्या है, एक तरह से ये आपके पिगमेंट्स के रूप में यूज में दिए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास थिकनर, ठीक है। तो थिकनर्स क्या होते हैं? ये डाई स्टफ के बाद में प्रिंटिंग में यूज लिए जाने वाले सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है आपके थिकनर। और थिकनर्स में क्या होता है, थिकनर्स की मेन प्रॉपर्टी जो है वो है
फैब्रिक्स डाई को एक सर्टेन बाउंड्री में, जिसको कि हम डिजाइन कहते हैं, उसमें बांधे हुए रखना, ठीक है। द मेन प्रॉपर्टी ऑफ थिकनर इज टू बाइंड अप द कलर और पेस्ट इन अ बाउंड्री which called as design, ठीक है। Now after dye stuff, thickeners are the main component which are used to printing paste, and due to these it is known as paste। और थिकनर की वजह से ही प्रिंटिंग पेस्ट जो है वो पेस्ट कहलाता है, अदरवाइज तो ये सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है। These are high molecular weight compound gives viscous paste in water। पानी के साथ में एक विस्कस पेस्ट बनाया जाता है, ठीक है। और ये हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। These improves stickiness and plasticity to the printing paste so that it can be applied to a fabric without spreading and capable of maintaining the design outlines even under high pressure, ठीक है। हाई प्रेशर हो, प्रेशर मीन्स जैसे ब्लॉक्स का प्रेशर हो या रोलर का प्रेशर हो, स्क्रीन का प्रेशर हो, ठीक है। उसमें भी ये अपनी जो डिजाइन है उसकी बाउंड्री को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो थिकनर्स डाई स्टफ के बाद में यूज लिए जाने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल हैं, ठीक है। यहाँ तक आप देख लीजिए, बाकी आपको नेक्स्ट टाइम में या नेक्स्ट टाइम जब भी तब बता देंगे। अपनी अटेंडेंस इसमें भेज दीजिए। ओके।